हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएचपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सुबह के 6:30 बज चुके हैं और अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर आज हम मॉडल पेपर करने वाले हैं। जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सारे के सारे एक एक क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, अपने जितने भी क्लास है, अपने सिलेबस ज़्यादातर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी कोई मॉडल पेपर के द्वारा हम पूरा रिवीजन भी करेंगे। अगर कोई टॉपिक बचा हुआ है तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, वैसे ज़्यादातर टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जियोग्राफी भी हो चुकी है, आर्ट कल्चर हो चुकी है, थोड़ी सी पॉलिटी की टॉपिक बचे हुए हैं। वो एक दो दिन में या एग्जाम से पहले आपके हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन। सबसे पहले सभी को वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन थोड़ी सी क्वालिटी में कम हो सकती है, लेकिन एडजस्ट कर लेना दोस्तों। दिसंबर 2021 में राजस्थान की किस जिले में 80 गांव की सीमाओं में परिवर्तन किया गया? जयपुर, ऑप्शन बी है भरतपुर, ऑप्शन सी है धौलपुर, ऑप्शन डी है जैसलमेर। यानी कौन से जिले थे जिसके अंदर इसके अंदर शामिल किए? इसके आदेश दोस्तों जिला कलेक्टर के द्वारा जारी किए गए थे, जो भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 16 के प्रावधान के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की गई थी। और ये धौलपुर की एक तहसील है, जो बाड़ी तहसील, उस क्षेत्र के दोस्तों ये मामले हैं। जो धौलपुर की बाड़ी तहसील है, जहाँ पर 80 गांवों को दो सीमाओं को परिवर्तन किया, जिसमें जिला कलेक्टर के द्वारा यहाँ पर दोस्तों आदेश जारी किए गए थे और अधिनियम था 1956 का। ठीक है, ये धौलपुर हो जाएगा ऑप्शन 3 राइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे राजस्थान के लोक सेवा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भूपेंद्र यादव, ऑप्शन बी है शिव सिंह राठौड़, ऑप्शन 3 है दीपक उप्रेती, ऑप्शन डी है राधेश्याम गर्ग। यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो इन्होंने दोस्तों इससे पहले अध्यक्ष थे, तो वो थे तो उपेंद्र यादव। ये इतना कन्फर्म मैं करके बता देता हूँ। ठीक है, आपको कन्फर्म हो जाना चाहिए कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अभी पहले अध्यक्ष थे भूपेंद्र यादव, लेकिन अभी दोस्तों जो शिव सिंह राठौड़ है, इन्हें बनाया गया है राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। याद कर लेना, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पहले कौन थे भूपेंद्र यादव और वर्तमान में है शिव सिंह राठौड़। ये क्वेश्चन ठीक है। अगला क्वेश्चन। राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र को काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया गया है? आचार्य प्रवर, वेदांत प्रकाश, परमेष्टि सम्मान, महोपाध्याय उपाध्याय। यानी जो अपने राजस्थान के राज्यपाल है श्री कलराज मिश्र, इन्हें दोस्तों काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से कौन सा सम्मान प्रदान किया जाता है? ये 29 नवंबर 2021 को अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की शोध पीठ की ओर से दोस्तों, जो काशी विश्वविद्यालय के पंडित दीनदयाल उपाध्याय की शोध पीठ है, उसके द्वारा कलराज मिश्र को दोस्तों परमेष्टि पुरस्कार, परमेष्टि सम्मान दिया जाता है। कब दिया जाता है? 29 नवंबर 2021 को। चलिए अगला क्वेश्चन। डेयरी किसान श्री सुरेंद्र अवाना एवं कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्री राजेश बागड़ा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय गोपाल पुरस्कार, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय कामधेनु पुरस्कार, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा हो जाएगा? डेयरी किसान श्री सुरेंद्र अवाना एवं कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन जो राजेश बागड़ा है, इन्हें सम्मान दिया जाता है 26 नवंबर 2021 को दोस्तों। वो दिया जाता है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दोस्तों। ठीक है, ये कहाँ पर आयोजित होती है दोस्तों? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद, ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, ये होता है अपने गुजरात के अंदर। गुजरात की ओर से आयोजित कार्यक्रम है, जिसके अंदर गाय भैंसों की प्रमाणित स्वदेशी नस्लों को की डेयरी करने वाले श्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन तथा सहकारी दुग्ध उत्पादक कंपनियों को केंद्रीय पशुपालन मत्स्य डेयरी द्वारा राष्ट्रीय गोकुल योजना के तहत पुरस्कार दिया जाता है। राजस्थान से 2 लोगों को मिला है, राजेंद्र अवाना
सुरेंद्र अवाना और राजेश बागड़ा को। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने किस स्थान पर श्रीनाथ पीठ उत्कृष्टता केंद्र परिषद का पूजन किया? नाथ द्वारा, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी राजसमंद। श्रीनाथ पीठ उत्कृष्टता केंद्र की परिसर की भूमि पूजन कहां पर किया था दोस्तों कलराज मिश्र के द्वारा? राजसमंद के अंदर करते हैं ये। राजसमंद के अंदर 25 नवंबर 2021 को दोस्तों कलराज मिश्र ने राजसमंद जिले में बिलोता गांव है वहां पर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के श्रीनाथ पीठ उत्कृष्टता केंद्र का भूमि पूजन किया जाता है वहां पर राजसमंद के अंदर। चलिए, वृहद राजस्थान संघ का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, एन.बी. गोडगिल, राम मनोहर लोहिया। यानी अपना वृहद राजस्थान था 30 मार्च 1948 को, अगला चरण 30 मार्च 1949 को ये किसके द्वारा उद्घाटन किया जाता है? इसका उद्घाटन तो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी करते हैं दोस्तों, उद्घाटन करता। और इस समय प्रधानमंत्री बनते हैं हीरालाल शास्त्री जी। वो महाराज प्रमुख बनते उदयपुर के थे शासक महाराणा भोपाल सिंह। ये भी तीनों के तीनों ये चीज़ याद होनी चाहिए। उद्घाटन करता सरदार वल्लभ भाई पटेल और अपने महाराज प्रमुख बनते हैं उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह और अपने प्रधानमंत्री होते हैं हीरालाल शास्त्री। अगला क्वेश्चन, गलत युग्म को अपने अलग करना है। बूंदी प्रजामंडल कांतिलाल, करौली प्रजामंडल त्रिलोकचंद माथुर, अलवर प्रजामंडल हरि नारायण शर्मा, झालावाड़ प्रजामंडल पन्नालाल त्रिवेदी। बूंदी के प्रजामंडल कांतिलाल द्वारा स्थापना की जाती है, सही है। करौली के प्रजामंडल की त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा, अलवर के प्रजामंडल हरिनारायण शर्मा, लेकिन झालावाड़ के प्रजामंडल की पन्नालाल त्रिवेदी नहीं थे दोस्तों। इसकी करते हैं दो अपने स्थापना दोस्तों। इसके अध्यक्ष तो बनते हैं मंगीलाल भव्य और कान्हैया लाल मित्तल और मकबूल आलम दोस्तों उपाध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। बूंदी प्रजामंडल के अध्यक्ष थे कांतिलाल, करौली प्रजामंडल के थे त्रिलोकचंद माथुर और अलवर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे हरि नारायण शर्मा और झालावाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे वो थे अपने मांगीलाल भव्य। ये अलग हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है, इसमें मिलता है। और इसके ही उपाध्यक्ष वो बनते हैं कन्हैया लाल मित्तल और मकबूल आलम, ये उपाध्यक्ष बनते हैं। और इस झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है 25 नवंबर 1946 को, ये भी चीज़ याद कर लेना। नानक जी की भील किससे संबंधित है? अलवर किसान आंदोलन, भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन, डूंगरपुर राजतापाल कांड, बूंदी का डाबी कांड। यानी नानक जी भील किससे संबंधित हो जाएगी? बूंदी का डाबी कांड में हुआ था जिसके अंदर अपने नानक जी भील और देवलाल गुज्जर दोस्तों ये दोनों के दोनों इस कांड के अंदर शहीद हो गए थे, ठीक है। ये हो जाएगा बूंदी का डाबी कांड, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, तात्या टोपे ने 14 अगस्त 1857 को जनरल रॉबर्ट की सेना से रूपनगढ़ में हारने के बाद किस रियासत की सेना से मिलकर वहां के शासन पर अधिकार किया? कोटा, झालावाड़, बूंदी, प्रतापगढ़। जल्दी से बताइए सभी क्वेश्चन का राइट आंसर।
वो थे अपने झालावाड़ के रियासत के साथ मिलकर दोस्तों, ठीक है। इस समय दोस्तों टोपे का नेतृत्व झालावाड़ के क्रांतिकारी सैनिकों ने शासक पृथ्वीराज के अधपस्त कर वहां के शासन पर अधिकार कर लिया। झालावाड़ रियासत थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 70 नंबर। अंग्रेजों के साथ 12 दिसंबर 1818 को राजपूताना को किस रियासत के साथ हुई संधि में अंग्रेजों को खीराज या शुल्क देने का प्रावधान नहीं था? जैसलमेर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है कोटा, ऑप्शन डी है जोधपुर। जिसके अंदर दोस्तों बीकानेर, जैसलमेर, करौली, किशनगढ़ और अलवर, ये सभी की सभी रियासत इस खिराज या दोस्तों संधियों के खिराज देने का प्रावधान नहीं किया गया था और ये अंग्रेजों को खिराज देने का मुक्त थी दोस्तों। कौन कौन सी दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बीकानेर, जैसलमेर, करौली, किशनगढ़ और अलवर, यह की सारी। तो इसमें से प्रावधान नहीं था दोस्तों, वो अपनी फर्स्ट ही हो जाएगी जैसलमेर। बीकानेर भी थी जिसके अंदर किशनगढ़, करौली हो गई, अलवर हो गई, ये सारी की सारी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य सत्र से सम्मिलित नहीं है? बम भरतपुर, ढोल जालोर, गीदड़ शेखावाटी, घेर मेवात। बम भरतपुर का है दोस्तों नृत्य, एकदम लोक नृत्य एकदम सही है। ढोल जालोर का है। गिद्दड़ शेखावटी लोक नृत्य शेखावटी का है। गेर दोस्तों एक क्या है, जल्दी से बताओ। गेर फाल्गुन मास के अंदर दोस्तों भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों, जो भील पुरुष करते हैं होली के आसपास या फाल्गुन में, जिसमें नर्तक हाथ में छड़ लेकर दोस्तों एक दूसरे छड़ को टकराते हुए नृत्य करते हैं। इस प्रयुक्त छड़ को खाड़ा या नर्तकों को गोरी गेरिए क्या कहा जाता है दोस्तों, ये चीजें भी याद कर सकते हो। जयपुर राज्य में कन्या वध को किस वर्ष से गैर कानूनी घोषित कर दिया? 1840, 1842, 1844, 1846। यानी जयपुर राज्य ने कन्या वध को किस वर्ष का गैर कानूनी कर दिया गया था दोस्तों, वो बताना है। वो क्या था 1844 को, जिसके अंदर जयपुर राज्य ने कन्या वध को एकदम गैर कानूनी घोषित कर दिया था। (1844) जिसके अंदर दोस्तों अड़ती के पॉलिटिकल एजेंट वेंकलिक्सन के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा के राज्य के महाराव राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में 1833 में वध को गैर कानूनी घोषित कर दिया और जयपुर के महाराज स्वाई सिंह सेकंड ने 1844 में। अगर दोस्तों राजस्थान में पहली बार पूछे ना तो 1833 के अंदर कोटा रियासत, जिसके शासक थे कौन थे, महाराव राम सिंह, उनके महाराव राम सिंह सेकंड, उन्होंने 1833 में कन्या वध को बंद कर दिया, ये गैर कानूनी घोषित कर दिया। लेकिन अगर जयपुर रियासत पूछे तो जयपुर रियासत ने 1844 के अंदर, जिस समय शासक थे स्वाई मान सिंह सेकंड। अगला, चित्रकृति फाबूजी राठौड़ किसने चित्रित की है? P.N. चोयल, कृपाल सिंह शेखावत, राम सिंह जायसवाल, द्वारका प्रसाद शर्मा। कौन सा हो जाएगा जिसका राइट आंसर, यानी कौन चित्रकृति फाबूजी राठौड़ की किसने चित्र किया, तो किसने चित्रित किया है? क्वेश्चन नंबर 73 जिसका राइट आंसर हो जाएगा कृपाल सिंह शेखावत। कब किए थे दोस्तों? कृपाल सिंह शेखावत ने दोस्तों करपाल शहर इजाद में की गई, जिसमें मुगल कला, राजपूत कला, बंगाल स्कूल, जापानी कला की समन्वय है। वास्तव सजा नायिका और डेफोडिल्स, रामदेव जी बाबूजी, भारत की केयरिंग, अपने रमाज सेंडलस आदि की प्रमुख कृतियाँ हैं। वर्ष 1979 से 80 के कलविद सम्मान में इन्हें कलविद सम्मान व 1974 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया कृपाल सिंह शेखावत को, क्योंकि लोग अलग अलग लोक देवताओं की इन्होंने चित्रकृति बनाई है, इसलिए दोस्तों इन्हें 1974 के अंदर पद्मश्री दिया गया है।
उपचर दोस्तों, ये आसानी से क्वेश्चन है। श्रावण भाद्रपद कार्तिक चैत्र। वो दोस्तों भाद्रपद, जिसके अंदर भाद्रपद का अपने षष्ठी हो। अगला सुमेलित करना है। चरणदासी का कौन सा ग्रंथ था? चरणदासी का ब्रह्मज्ञान सागर, रामचरण जी का अणभेवाणी ग्रंथ, हरिरामदास जी का निशानी ग्रंथ, हरिदास जी का ब्रह्मचरित्र ग्रंथ। यानी किसका कौन सा ग्रंथ है एक असुमेलित है दोस्तों, वो बताना है। चरणदासी का ब्रह्म ज्ञान सागर ग्रंथ है, एकदम 100% सही है। रामचरण दास जी का दोस्तों अणभेवाणी ग्रंथ है, एकदम सही है। और हरिरामदास जी का निशानी ग्रंथ है। और हरिदास जी का है ब्रह्मचरित्र ग्रंथ नहीं है, हरिदास जी का है दोस्तों निशानी या प्राणायाम योग से संबंधित है दोस्तों, ये निशानी ग्रंथ है। ये ब्रह्मचरित्र चरणदासी का ग्रंथ है, चरणदासी का है दोस्तों ये ब्रह्मचरित्र। और इसके अतिरिक्त भक्ति सागर व ज्ञान औषधय भी चरणदास जी के प्रमुख ग्रंथ है। अणबे बेवाणी ने राम सनेह संप्रदाय शाहपुरा भीलवाड़ा के प्रवर्तक संत रामचरण जी के उपदेश में संकलित है। अगर अणभेवाणी ग्रंथ पूछे ना तो ये अपने यहाँ के संत थे, अपने प्रवर्तक शाहपुरा भीलवाड़ा, रामचरण जी को उपदेश के अंदर संकलित किया गया है। ये किस लोक देवता के बारे में? किदवंती प्रचलित है। इन्हें नागों देवता द्वारा सर्पों को देवता होने का वरदान प्राप्त है। बाबू जी, गोगा जी, मेहा जी, हड़बू जी। वह आपका गोगा जी। कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? राव मुक्त सिंह, राव माधो सिंह, राव रतन सिंह, जालिम सिंह। यानी कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? वो थे राव माधो सिंह। बूंदी अपने राज्य का विभाजन दोस्तों मुगल बादशाह शाहजहां के समय हुआ था। सन 1631 में कोटा की पृथक व स्वतंत्र रियासत के रूप में स्थापित की जाती है। और इस समय दोस्तों अपने थे राव माधो सिंह। अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी? अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज से फर्स्ट, जगदेव। यानी अजमेर के कौन चौहान शासक थे जिसने अपने पिता की हत्या भी कर दी दोस्तों अपने शासक बनने के लिए? वह कौन थे? जल्दी से बताइए। वो थे अपने जगदेव ने अपने दोस्तों पिता अर्णोराज की हत्या की थी। अर्णोराज कैसे जगदेव के पिता थे, इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी, इसलिए जगदेव को चौहान वंश का प्रथम तीर्थ हंता भी कहा जाता है। जगदेव का शासन था दोस्तों 1155 से लेकर 1158 के मध्य। ऑप्शन 4। अकबर द्वारा महाराजा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार राज्यपाल नियुक्त किया गया है? काबुल, बिहार, बंगाल या गुजरात? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अकबर द्वारा महाराजा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार राज्यपाल नियुक्त किया गया था? वो है काबुल, बिहार, बंगाल। गुजरात का नहीं था। 1, 2, 3 जिस ऑप्शन में है वह सही है, अगला फर्स्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो को सभी दोस्त लाइक कर दीजिए दोस्तों, इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है फिर भी आप लाइक नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? घुइल मेवाड़, भाटी जैसलमेर, परमार मारवाड़, चालुक्य गुजरात। घुइल जो मेवाड़ के शासक थे दोस्तों सही है।
गोयल मेवाड़ के शासक, भाटी जैसलमेर के शासक थे, परमार मेवाड़ के शासक नहीं थे। परमार थे दोस्तों, शासन थे वागड़ प्रदेश में थे, जिन्होंने हराकर सामंत जी 1178 में यहाँ गोयल वंश का शासन हो गया। यहाँ पर गोयल शासन भी थे परमार मारवाड़ के अंदर। चालुक्य गुजरात एकदम 100% सही है। ऑप्शन थर्ड आपका अलग हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था? सारंगपुर की लड़ाई, खातौली की लड़ाई, खानवा की लड़ाई या चंदेरी की लड़ाई? 81 का राइट आंसर सभी दोस्त दीजिए। खातौली का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? सबसे पहले ये तो बताइए। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा, अपने महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी को हराया था दोस्तों, वो खातौली की लड़ाई थी। कब हुआ था जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से स्पीड के साथ। राजपूतों को अग्निकुल क्षत्रिय किस ग्रंथ में कहा गया है? पृथ्वीराज रासो, विक्रमादेव चरित, राज तरिंगिणी, दस्यु कुमार चरित। अग्निकुल क्षत्रिय किस ग्रंथ में कहा गया है दोस्तों? आज प्रॉपर आवाज आ रही है दोस्तों, बढ़िया है बहुत ही, क्योंकि आज मैंने सवाल नया डलवा दिया माइक के अंदर, जिसके कारण आपको बढ़िया आवाज आ रही है, एकदम शानदार। जो पृथ्वीरासो का दोस्तों ग्रंथ है चंद्रबरदाई, जिसके अंदर रचित किया गया है, जिसमें बताया गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, वो अग्निकुंड से बताई गई है। पृथ्वीरासो का ग्रंथ है चंद्रबरदाई, जिसके अनुसार। और खातौली का युद्ध कब होता है दोस्तों? कभी किसी का राइट आंसर नहीं है। 1517 ईस्वी को होता है खातौली का युद्ध। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारा, वरस और मुंज ने करवाया था? रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जालौर दुर्ग, बूंदी दुर्ग। किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं द्वारा धारावर्ष और मुंज ने करवाया था दोस्तों? वो कौन सा था? 83 का राइट आंसर जालौर का दुर्ग, स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं दोस्तों। ये जालौर दुर्ग हो जाएगा दोस्तों। मैं सबसे पहले तो बता देता हूँ, जालौर दुर्ग हो जाएगा, जिसका निर्माण करवाया जाता है। अब जालौर दुर्ग से संबंधित कुछ चीजें समझो। जालौर दुर्ग को स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं। एग्जाम के अंदर आया क्वेश्चन है कि स्वर्णगिरी दुर्ग किसे कहते हैं, तो जालौर दुर्ग हो जाएगा। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार प्रतिहार नरेश नाग भट्ट प्रथम ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। दोस्तों इसके कुछ अलग अलग है विद्वान है, अलग अलग विद्वान कहते हैं कि इनका निर्माण उन्होंने करवाया। जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है दोस्तों इतिहासकार, वो तो कहते हैं नरेश नाग भट्ट फर्स्ट ने करवाया था इस दुर्ग का निर्माण। प्रतिहारों के बाद परमार के इस अपना आधिपत्य स्थापित किया। और जो GH ओझा है, गौरी शंकर ओझा, उनके अनुसार है इसका निर्माण परमार राजाओं धारा, वरस और मुंज ने करवाया था। दुर्ग के अंदर परमार कालीन कीर्ति स्तंभ, स्वर्ण मंदिर, तोपखाना, मस्जिद, संत मलिक शाह की दरगाह आदि स्थित है। प्रागैतिहासिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करती थी, सोनारी, गणेश्वर, आहड़, न्हो, यानी कौन सी थी प्राकृतिक अपनी बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति तांबे की आपूर्ति करती थी? वो थी आपकी गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता से सिंधु घाटी, हड़प्पा और सांस्कृतिक को तांबे की आपूर्ति की जाती थी। और यहाँ से ताम्र धातु दोस्तों उपकरणों के मुख्य कारण बाण और बर्छे की नोक, मछली अपने पकड़ने का कांटा आदि प्राप्त हुए थे यहाँ से। निम्न में से किसका संबंध ताम्रवती नगरी से है? इनमें से किसका संबंध हो जाएगा ताम्रवती नगरी से? कालीबंगा, आहड़, बेराट, बागोर। वो हो जाएगा आहड़। अब दोस्तों आगे थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसे। आहड़ सभ्यता का प्राचीन काल में ताम्रवती नगरी धूलकोट या अघाटपुर के आदि के नाम से जानी जाती थी। डॉक्टर HD सांकलिया ने इसे आहड़ या वनास संस्कृति भी कहा है दोस्तों। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, बनास या आहड़ संस्कृति किसने कहा है?
तो वो कहे दोस्तों आपके HD सांकलिया अहड़ या वनास संस्कृति। उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति से के साक्ष्य देता है। कंसवा अभिलेख, वरनाला अभिलेख, हर्षनाथ मंदिर की प्रशस्ति, अहड़ अभिलेख। जल्दी से कमेंट करिए। एट्टी सिक्स का राइट आंसर वह वरनाला अभिलेख दोस्तों इसके द्वारा बताया गया है। वो 227 ईस्वी का यह अभिलेख है और जयपुर के बरनाला नामक स्थान से हमें यह प्राप्त होता है, जिसके कारण बरनाला अभिलेख कहा जाता है। और यह संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया है और इसकी उत्कीर्ण लेख अंतिम भाग में विष्णु भगवान की वंदना की गई है। वर्तमान में ये आमेर संग्रहालय में संग्रहित किया गया है। संस्कृत में लिखा गया, बरनाल जयपुर के अंदर मिला था ये। और अपने अंतिम जो उत्कीर्ण है जिसकी लेख है, जिसके अंदर भगवान अपने विष्णु की वंदना की गई है, और ये अभी वर्तमान में आमेर संग्रहालय के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, अवानेरी स्थित हर्ष माता मंदिर मूलतः किस देवता का प्रतीक होता है? विष्णु, शिव, काली, कृष्ण। जल्दी से बताइए। जो आपका हो जाएगा 87 का राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन विष्णु। ये दोस्तों पंचायत शैली का बना है हर्ष माता का मंदिर। ये अभानेरी दौसा मूलतः भगवान विष्णु का मंदिर है और ये 8वीं शताब्दी के अंदर गुर्जर प्रतिहार कालीन के सब अपने स्थापत्य कला का भी उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? सीकर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। ये जैसलमेर के अंदर एक युद्ध संग्रहालय बनाया गया था, जिस दोस्तों 1965 के अंदर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें अपने 50 वर्ष पूर्ण हो चुके थे 2015 के अंदर। उनकी स्मृति के अंदर अगस्त 2015 के अंदर ये संग्रहालय 1965 के युद्ध वीर योद्धाओं को भारतीय सेना की श्रद्धांजलि दी थी दोस्तों, यह श्रद्धांजलि। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किस दिनांक से किया गया? 1 मई 2021, 1 अप्रैल 2021, 1 जून 2021, 1 जुलाई 2021। यानी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना दोस्तों कब शुरू की थी? 1 मई 2021। यह पिछले बार दोस्तों हर एग्जाम के अंदर छपा था और इसके तहत प्रदेश के समस्त परिवारों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी दोस्तों। अभी 10 लाख रुपए भी इसकी कर दी है, पहले 5 लाख रुपए थी, अब 10 लाख रुपए कर दी है। और इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियों लघु सीमांत कृषक और सुविधा कर्मी को गत वर्ष 2020 में राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 में अनुग्रह राशि का भुगतान प्राप्त करने में निराश आशायी परिवारों को संपूर्ण प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा दोस्तों। ये भी किया था। और शेष अन्य परिवारों को 850 रुपये प्रीमियम जमा करवाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और इस योजना का के लिए परिवार का आकार एवं आय की कोई सीमा नहीं है।
बीकानेर रियासत में दुलमेरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पत्थर, अभ्रक, कोयला, तांबा। ये पत्थर के लिए। कौन सा पत्थर है? लाल सैंडस्टोन के लिए प्रसिद्ध है ये। अगला क्वेश्चन, जवाई बांध योजना से सिंचित जिले कौन कौन से हैं? पाली और जालोर, पाली और बाड़मेर, सिरोही और जालोर, सिरोही और पाली। कौन से हो जाएंगे जो अपने जवाई बांध योजना से सिंचित जिले? जवाई बांध की सहायक नदी दोस्तों कौन सी है? दोस्तों जल्दी से कमेंट करिए। जुआई बांध लूनी की सहायक नदी है। तो जुआई नदी जुआई पर 1956 में निर्मित परियोजना है, इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। और ये जालोर और पाली की सिंचित जिले दोस्त इसके लिए लाभान्वित होते हैं। और जोधपुर पाली जिलों में पेयजल उपलब्ध भी इसी से करा जाता है। जालोर और पाली जिलों में सिंचाई की जाती है और जोधपुर पाली में इसमें पेयजल की उपलब्धता। रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें हस्तशिल्प के लिए क्षेत्र में जाना जाता है। वे जसरापुर खेतड़ी गांव में पाली डली है बढ़ी है सॉरी। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें हजारों महिलाओं को रोजगार में बढ़ावा देने में अहम भागीदारी निभाई है। ये हो जाएगा वजसरासुर खेतरी गांव में परी डली है दोस्तों। यहाँ पर अपने रुमा देवी का जन्म तो दोस्तों रावतसर बाड़मेर में हुआ था। रुमा देवी ग्रामीण विकास चेतना संस्थान बाड़मेर नामक गैर सरकारी संगठन के अध्यक्ष भी है। वर्तमान में 14 फरवरी 2020 में रुमा देवी ने अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में काशिदकारी का वक्तव्य भी दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल राजस्थानी भेड़ से संबंधित नहीं है? मगरा और खेरी, चोकला और सोनाड़ी, पुगल और नाली, मुर्रा और राठी। ये हो जाएगी आपकी 4 ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये समझ मगरा खेरी हो गया, चोकला सोनाड़ी हो गया, पुगल नाली, ये सारे के सारे भेड़ से संबंधित नस्ल है। मुर्रा दोस्तों ये सुरती जफरादी आदि भैंस की नस्ल होती है जो तथा गिर राठी नस्ल थारपारकर काकरे आदि गाय की नस्ल भी होती है। राठी तो दोस्तों गाय की नस्ल और अपने मुर्रा है ये भैंस की फसल नस्ल होती है, फसल नहीं सॉरी नस्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सात पंचकोटा में सम्मिलित है। केर, सांगरी, खेलरा, अमरुच और फोगला। केर, सांगरी, कुमटिया और अमचूर और कचरी। केर, सांगरी, टिंडा, अमचूर, बेर। केर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर और गुंदा। यानी सात पंचकोटा में सम्मिलित कौन से हैं? 94 का राइट आंसर दे दीजिए फटाफट से। वह है केर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर और गुंदा से दोस्तों ये इनका मिलाकर पंचकोटा साग बनाया जाता है दोस्तों, इन 3, 2, 5 को मिला के। ठीक है, राजस्थान के किस जिले में उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन पाए जाते हैं? कोटा, सिरोही, झालावाड़, अलवर। यानी राजस्थान में किस जिले में उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं सिरोही के अंदर। सिरोही जिले के अंदर उपोष्ण कटिबंधीय और अर्ध उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन सिरोही जिले में केवल आबू पर्वत के चारों ओर लगभग 52 किलोमीटर के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और राज्य में इस प्रकार के वनों का केवल और केवल 0.39% ही भाग है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक है? करौली, हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर।
यानी अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक था? गंगानगर, गंगानगर का था दोस्तों सर्वाधिक, जो 36.6% जनसंख्या 80 अनुसूचित जाति का रहती है वहाँ पर, 36.6%। और हनुमानगढ़ के अंदर 27.8%। न्यूनतम है बीकानेर, नागौर। संभाग और जिले से ही सम्मिलित करना है दोस्तों। अजमेर में कौन से आते हैं? बीकानेर में, कोटा में, उदयपुर में। जल्दी से आप पढ़िए। अजमेर में देखिए कौन कौन से जिले आते हैं। अरे बता दो दोस्तों, नहीं बताओगे क्या? फिर मत कहना कि सर मैं बताया नहीं राइट आंसर, जल्दी से बताओ। ऐसे काम थोड़ी चलेगा मेरे सामने देखने से। ये मैंने याद करवाए हैं दोस्तों, अगर याद नहीं करवाए तो बता दो। पहले है अपना अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर आता है दोस्तों। भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, नागौर है। ऊपर क्वेश्चन में क्या पूछा है? सही युग्म सम्मिलित है ना। हाँ, अजमेर में दोस्तों अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा ये आते हैं 4 जिले। एकदम 100% सही है। बीकानेर के अंदर बीकानेर, झुंझुनू, सीकर। झुंझुनू कहाँ से आ गया और सीकर कहाँ से आ गया दोस्तों? बीकानेर के अंदर। बीकानेर संभाग के अंदर बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ 4 जिले आते हैं। चूरू और हनुमानगढ़ और गंगानगर आते हैं, ये गलत हो गया। कोटा के अंदर दोस्तों कोटा सही है, बूंदी सही है। स्वयं माधोपुर कहाँ पे आता है? 12 कहाँ पे आता है? हाँ 12 आता है, लेकिन स्वयं माधोपुर नहीं आता। कोटा के अंदर कोटा, बूंदी, 12 और झालावाड़ आते हैं। स्वयं माधोपुर आ गया, गलत हो गया। उदयपुर संभाग, उदयपुर के अंदर कौन कौन से? उदयपुर हो गया, राजसमंद सही है। पाली नहीं आता, सिरोही नहीं आता दोस्तों, सिरोही थोड़ी आता है इसमें। सिरोही तो जोधपुर में आ गया। ये दोनों के दोनों गलत हो गए। उदयपुर में आता है दोस्तों उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। भरतपुर के अंदर भरतपुर, धौलपुर, करौली, स्वयं माधोपुर। कोटा हमने पढ़ लिया, अजमेर पढ़ लिया, बीकानेर, जोधपुर। जोधपुर के अंदर पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। और जयपुर के अंदर जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू। ये संभाग आपको याद होने चाहिए। इसमें सही सुमेलित वाला दोस्तों आपको बताना है, वह फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य को कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु, दोनों पहले जो भी समाप्त हो जाए। 62 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, दोनों से पहले समाप्त हो जाए। वो होता है दोस्तों 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु, दोनों जो भी पहले समाप्त हो वह हो जाएगा कार्यकाल। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले होती है वह। लेकिन जबकि संघ लोक सेवा आयोग में अधिकतम 65 वर्ष। अगर संघ लोक सेवा पूछ ली जाए ना तो आपको 65 वर्ष करनी है। और राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल समाप्ति के बाद उसी पद पर पुनर्नियुक्ति नहीं किया जा सकता और सदस्यों को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि वह आयु शर्त को पूरा करता हो। अध्यक्ष को किसी अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान में 6वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भंवरलाल शर्मा, प्रद्युमन सिंह, हेम सिंह शेखावत, मोहन कृष्ण बोहरा। छठे वित्त आयोग का दोस्तों 12 अप्रैल 2021 को
अपने प्रद्युम्न सिंह को बनाया जाता है छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष। साथ ही लक्ष्मण सिंह रावत और अशोक लोहाटी को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया साथ में ही। और यह अधिसूचना तारीख 12 अप्रैल 2021 को 1.5 वर्ष की अवधि के लिए ये धारण करेंगे दोस्तों, 1.5 वर्ष के लिए। यानी दोस्तों अभी तो वर्तमान में है, लेकिन आगे चेंज होंगे, अब के एग्जाम से पहले नहीं होंगे। संविधान के 73वें 73 संशोधन अधिनियम के अनुसार दोस्तों 1992 तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार अनुच्छेद 243 जे को पंचायती राज संस्थाओं की व अनुच्छेद 243 में को जोड़कर शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति का आकलन कर उन्हें वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने की राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है या होती है। उसे पद की शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। वह अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को देता है। कौन सा कथन सही है? केवल फर्स्ट सेकंड सही, केवल फर्स्ट सेकंड और थर्ड, केवल फर्स्ट और थर्ड, केवल फर्स्ट और सेकंड थर्ड सभी। केवल फर्स्ट और सेकंड सही है, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है और इसकी शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है दोस्तों। और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश को पद त्याग करने हेतु तो हस्ताक्षरित इस्तीफा राष्ट्रपति महोदय को देना पड़ता है, ना कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को। यह गलत है। निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? भारत निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग। यह भारत का निर्वाचन आयोग की यह जिम्मेवारी रहती है कि दोस्तों विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करे, और यह अपने अनुसार संसद या राज्य विधानमंडल या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पदों का निर्वाचन संचालन ये सारे के सारे भारतीय निर्वाचन आयोग की होती है। और यह अनुच्छेद 324 के अंदर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। सिल्लू गांव का संबंध किस नदी से है? सांगी, जवाई, लूणी, नर्मदा। सिल्लू गांव है कहाँ पर दोस्तों? सिल्लू गांव जालोर जिले सांचौर तहसील में है। यह गुजरात की सीमा पर स्थित है और नर्मदा नदी के पानी में राजस्थान में हिस्से में प्रयोग में लेने हेतु नर्मदा नदी पर बनाए गए सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नहर निकाली गई है, और जो गुजरात में 458 किलोमीटर बहने के बाद राजस्थान में सिल्लू गांव में प्रवेश करती है। और यहाँ पर बने 0 पॉइंट पर नर्मदा का पानी 18 मार्च 2008 को पहुँच गया था, और यह नर्मदा नदी से संबंधित सिल्लू गांव। राजस्थान के मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में है? अरावली, हाड़ौती, अर्धशुष्क मरुस्थल, पूर्वी मैदान। राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में है? हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। हाड़ौती पठार में कौन कौन से आते जिले? अपने कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आदि के जिलों में दोस्तों ये विस्तार है, जहां पर पूर्वी राजस्थान की नदियां, घाटियों, जलोढ़, कच्छारी मिट्टी भी पाई जाती है। राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल की सबसे प्रमुख अधिकांश बालू स्तूप है। बरखान, पौनावर्ती, अनुप्रस्थ, पैराबोलिक। बरखान में पश्चिमी राजस्थान में गतिशील अपने रद्रयुक्त और नवीन बालू का स्तूप बरखान श्रृंखला बंद के रूप में पाए जाते हैं, और बरखान का बालू का स्तूप प्राय वनस्पति विहीन होते हैं तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं, और मरुभूमि के उत्तरी भाग में इनकी बहुलता भी अधिक रहती है। दोस्तों आप बताइए दोस्तों कितने क्वेश्चन सही हुए? 45 में से आपकी जल्दी से कमेंट करके बताओ।
45 में से कितने क्वेश्चन सही हुए सभी के कमेंट करके बताओ कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही हो। जो भी जितने भी क्वेश्चन आपके सही हुए हैं वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताना जरूर कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हो, इतने गलत हो रहे हैं और इतने हमने क्वेश्चन तुक्के लगाए हैं। ठीक है सारे के सारे। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।